अस्सलामुअलैकुम। हमतन गोश में खुशामदीद। अच्छी अच्छी कहानियों और नॉवेल्स सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आने वाली वीडियोस के बारे में आप पर वक्त आगाह हो सकें। और कहानी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। शुक्रिया। पेश खिदमत है इमरान रेहान सीरीज जिल्द नंबर 2 डरावनी औरत नीले सांप किस्त नंबर 3। फिर आहिस्ता से मूर्ति जिंदा होकर दीवार से बाहर निकल आई। भारत माता यानी मोमबत्ती सामने जलाकर जमीन पर बैठी डरावनी औरत के आगे हाथ बांधकर झुककर बोला, ए भारत माता, मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ। डरावनी औरत ने कहा, हनुमान भारत के जासूसों को पाकिस्तान में पकड़कर मारा जा रहा है। भारत देश का जबरदस्त नुकसान हो रहा है। हम पाकिस्तान को तरक्की करते फलते फूलते नहीं देख सकते। क्या तुम देख सकते हो? हनुमान ने बंदर जैसे होंठ हिलाते हुए बड़ी ही अजीब आवाज से कहा, नहीं भारत माता, मैं खुद पाकिस्तान का दुश्मन हूँ। मैं तो पाकिस्तान को तरक्की करते कभी नहीं देख सकता। डरावनी औरत भारत माता ने कहा, तो फिर तू किस लिए खामोश बैठा है? जो लोग हमारे भारत देश के तकरीबकारों और जासूसों को पकड़कर कैद कर रहे हैं, ये लोग हमारे मंसूबों को नाकाम बना रहे हैं, तो तू इनको खत्म क्यों नहीं कर देता? हनुमान ने गुर्ज कंधे से उतारते हुए कहा, वो लोग कौन है भारत माता? मुझे पता, मैं अभी अपने गुर्ज से इनका कीमा कर देता हूँ। डरावनी औरत के चेहरे पर इत्मीनान की लहर दौड़ गई। इसने उठते हुए कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें भारत माता के दुश्मनों के पास लिए चलती हूँ। वो तुम्हारे मंदिर के करीब गहरी नींद सो रहे हैं। डरावनी औरत भारत माता हनुमान को लेकर मंदिर से बाहर निकली। मोमबत्ती अब भी इसके हाथ में थी। वह आगे आगे चल रही थी। वह इस दरख्त के पास पहुंचकर रुक गई जिसके नीचे इमरान और रेहान गहरी नींद सो रहे थे। हनुमान ने इनकी तरफ एक नजर देखा और चुप सा हो गया। डरावनी औरत ने इमरान और रेहान की तरफ इशारा करके कहा, ये दो नौजवान लड़के भारत माता और भारत के दुश्मन हैं। ये दोनों बड़े बहादुर जासूस और मुजाहिद हैं। इनकी वजह से हमारे जासूस पाकिस्तान के शहरों में बम नहीं लगा सके। इनकी वजह से पाकिस्तानी जहाज को अगवा करने का हमारा मंसूबा नाकाम हुआ। जब तक ये जिंदा है हम कामयाब नहीं हो सकते। इनको हमेशा की नींद सुला दे हनुमान। मैंने अपनी खास मोहर आलूद हवा से इन्हें बेहोश कर दिया है। अब तू इन पर गोश्त मार कर इन्हें कुचल दे ताकि भारत माता के रास्ते में कोई रुकावट न रहे और वो बिला रोक टोक अपने जासूस पाकिस्तान में भेज के बमों के धमाके करवाता रहे। हनुमान अभी तक गुर्ज कंधे पर रखे चुप था। भारत माता ने कहा, हनुमान क्या बात है, तू इन लड़कों को कत्ल क्यों नहीं करता? हनुमान ने सर झुकाकर कहा, भारत माता, मैं महसूस करता हूँ कि इन दोनों नौजवान लड़कों पर किसी आसमानी ताकत का साया है। डरावनी औरत ने गुस्से से पूछा, वो कौन सी ताकत है? हनुमान बोला, भारत माता, ये ताकत इन दोनों लड़कों को अंबर ने दी है जो हजारों बरस से तारीख के जमानों में सफर कर रहा है। वो एक नेक दिल और इंतहाई ताकतवर इंसान है। वो मर नहीं सकता। इसने अपनी ताकत इन दोनों लड़कों को खुद अता की है। ये ताकत अगरचे सिर्फ रात के वक्त इन लड़कों के पास होती है और सूरज निकलने के साथ वापस चली जाती है, फिर भी दिन के वक्त इसका असर होता है। अगर मैं इनको हलाक करने की कोशिश करता हूँ तो मैं खुद भी जिंदा नहीं रहूंगा। डरावनी औरत ने चीख कर कहा, तुम डरपोक हो हनुमान, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। तुम तो दुनिया के सबसे ताकतवर देवता हो। हनुमान बोला, भारत माता, मैं देवता जरूर हूँ और सबसे ताकतवर हूँ, मगर इंसानों और आसमानी ताकत के आगे मैं बेबस हूँ। डरावनी औरत ने अपने बाल नोच लिए, फिर हैबतनाक आवाज से बोली, मैं अपने नीले सांपों की जोड़ी को बुलाती हूँ। अगर तुम मेरे दुश्मनों से डरते हो तो मेरे नीले सांप उन्हें डस कर अभी हलाक कर देंगे। हनुमान ने अपना गुर्ज भारत माता की तरफ बढ़ाते हुए कहा, भारत माता, तुम अपने हाथ से इन दोनों लड़कों के साथ क्यों नहीं कुचल देती? ये लो गुर्ज, मारो, इनके सरों पर इनकी खोपड़ियां तोड़ दो। भारत माता ने हनुमान से गुर्ज लिया और खड़खड़ाती आवाज में बोली, मैं अभी इन्हें कुचल कर रख देती हूँ। ये ख्याल तो मुझे आया ही नहीं। और डरावनी औरत गुर्ज उठाकर इमरान और रेहान के सरों पर आकर खड़ी हो गई। इमरान और रेहान इस डरावनी औरत की कोहर आलूद हवा के झोंके की वजह से बेहोश पड़े थे। डरावनी औरत ने गुर्ज उठाया कि एक ही वार में इमरान और रेहान की खोपड़ियां पाश पाश कर दे कि अचानक गुर्ज डरावनी औरत के हाथों में चमक गया जैसे वो पत्थर का हो। डरावनी औरत भारत माता ने बहुत जोर लगाया मगर वो गुर्ज को अपनी जगह से 1 इंच भी ना हिला सकी। हनुमान ने हाथ बांधकर कहा, भारत माता, मैंने कहता था इन दोनों लड़कों की हिफाजत अंबर की आसमानी ताकत कर रही है। हम दोनों देवता हैं। अगर हम इंसान होते तो इन दोनों लड़कों को सिर्फ दिन के वक्त हलाक कर सकते थे, मगर हम इंसान नहीं, हम इनको कत्ल नहीं कर सकते। इनको हलाक करने के लिए हमें किसी अपने इंसान भारतीय जासूस की खिदमत हासिल करनी होंगी। डरावनी औरत के मुंह से गुस्से की वजह से झाग निकलने लगी। हनुमान ने इसके हाथ से अपना गुर्ज पकड़ लिया। हनुमान के हाथ में आते ही गुर्ज अपनी जगह से उठकर इसके कंधे पर आया। डरावनी औरत ने झुंझुलाकर एक डरावनी चीख मारी और बोली, मैं अपने नीले सांपों को बुलाती हूँ, वो न इंसान है न देवता, वो जरूर डस कर इन्हें हलाक कर देंगे। इसके साथ ही डरावनी औरत ने एक डरावनी चीख अलग से निकाली। इसकी चीख की आवाज सुनकर 2 नीले सांप हवा में उड़ते लहराते हुए डरावनी औरत के सामने आकर कुंडली मारकर बैठ गए।
डरावनी औरत यानी भारत माता ने नीले सांपों की तरफ अपनी खौफनाक गहरी नीली आंखों से देखा और हुक्म दिया, ए नीले सांपों, मैं तुम्हें हुक्म देती हूँ, ये जो दो लड़के बेहोश पड़े हैं इन्हें डसकर अपने खौफनाक नीले जहर से हलाक कर दो। दोनों नीले सांप फुनकारते हुए इमरान और रेहान की तरफ बढ़े। जो ही सांप इमरान और रेहान के करीब पहुंचे फौरन पीछे हट गए और 5-6 कदमों के फासले पर कुंडली मारकर बैठ गए। डरावनी औरत ने गुस्से से गरज कर कहा, तुम इन्हें क्यों नहीं डसते? नीले सांप ने अपनी जबान में डरावनी औरत से कहा, भारत माता, हम उन्हें नहीं डस सकते, इन्हें कोई सांप भी नहीं डस सकता। क्यों? डरावनी औरत ने चीख कर कहा। नीला सांप बोला, इसलिए भारत माता कि इन दोनों के जिस्म से नाग देवता की खुशबू आ रही है। डरावनी औरत चिल्लाई, नाग देवता की खुशबू इनके अंदर कहाँ से आई? नीला सांप कहने लगा, भारत माता, इनके खून में अंबर की आसमानी ताकत आती जाती रहती है और अंबर नाग देवता का भाई है, इसकी वजह से इनके जिस्मों से नाग देवता की खुशबू आती है। हम किसी ऐसे इंसान को नहीं डस सकते जिसके जिस्म से नाग देवता की खुशबू आ रही हो। डरावनी औरत ने चीख कर कहा, क्या तुम भारत माता का हुक्म नहीं मानोगे? दोनों नीले सांपों ने एक आवाज होकर कहा, हम मजबूर हैं भारत माता, हम आपका हुक्म नहीं मान सकते। दोनों नीले सांप जिधर से आए थे उधर को उड़कर चले गए। डरावनी औरत गुस्से से खौल रही थी। इसने सोचा कि वो खुद इमरान और रेहान के पेट को अपने लंबे लंबे नाखूनों से फाड़ डाले। इस नापाक ख्याल के आते ही जो ही वो इमरान और रेहान के पास आई, इसे एक झटका लगा और वो दूर जा गिरी। अब हनुमान ने कहा, भारत माता, तुमने खुद देख लिया कि आसमानी ताकत की वजह से हम इन दोनों लड़कों का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। डरावनी औरत यानी भारत माता के हलक से वही डरावनी आवाज निकली। रात के अंधेरे में सारा जंगल इसकी आवाज से लरस गया। दरख्तों के सहमे हुए परिंदों ने अपने बच्चों को अपने साथ लगा लिया। भारत माता बोली, हनुमान, इन दोनों लड़कों की वजह से हमारा पाकिस्तान के खिलाफ हर मंसूबा नाकाम हो रहा है। कोई ऐसी तरकीब निकालो, और कुछ नहीं तो कम से कम इन दोनों की ताकत खत्म हो जाए, फिर हमारे भारतीय जासूस खुद इनको रास्ते से हटा देंगे। हनुमान ने आंखें बंद की। थोड़ी देर में आंखें खोली तो चौंक कर बोला, भारत माता, इन लड़कों में से एक का नाम इमरान है, दूसरे का नाम रेहान है। मुझे अभी अभी ज्ञान हुआ है कि इमरान ने अपनी उंगली में ऐसी नीली अंगूठी डाल रखी है जिसकी ताकत से वह इंसान के किसी चीज को उंगली लगाकर बहुत छोटा कर सकता है। ये नीली अंगूठी से अंबर के साथी और इसके दोस्त खलाई इंसान थ्योसोंग ने दी है। डरावनी औरत बोली, इस अंगूठी को उतार कर टुकड़े टुकड़े कर दो। हनुमान ने कहा, भारत माता, मैंने ऐसी तरकीब सोची है कि सांप भी मर जाए, लाठी भी न टूटे। मैं इमरान की असली ताकत वाली अंगूठी उतार कर इसकी जगह नीली अंगूठी जो कि नकली होगी इसकी उंगली में डाल दूंगा। ये नकली अंगूठी किसी चीज को छोटा नहीं कर सकती। डरावनी औरत कहने लगी, तो फिर जल्दी करो, मेरा मुंह क्या देखते हो? हनुमान ने आंखें बंद करके हाथ की हथेली फैलाई और एक सेकंड में एक नीले रंग की अंगूठी इसकी हथेली पर आ गई। ये अंगूठी हुबहू थ्योसोंग की दी हुई असल अंगूठी की तरह थी, मगर ये नकली थी। इसमें कोई असर न था, कोई ताकत न थी। हनुमान ने आगे बढ़कर बेहोश इमरान की उंगली से थ्योसोंग की असली अंगूठी उतार कर इसकी जगह नकली नीली अंगूठी डाल दी और फिर कहने लगा, भारत माता, अब मैं अपने गुरु चिंता मणि की मदद से इन दोनों की आसमानी ताकत को भी खत्म करने वाला हूँ। डरावनी औरत बड़ी खुश हुई। इसने डरावना कहकहा लगाया और बोली, अगर तुम उनकी आसमानी ताकत खत्म कर दो तो ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। तभी हमारे भारतीय जासूसों की गोलियों का मुकाबला नहीं कर सकते। यही समझेंगे कि हमारे अंदर ताकत मौजूद है और जब गोलियां सामने से आएंगी तो गोलियां इनके परखचे उड़ाकर इन्हें हलाक कर देगी। जल्दी से इनकी आसमानी ताकत खत्म कर दो हनुमान। हनुमान ने एक बार फिर आंखें बंद की और अपने गुरु चिंतामणि को याद किया और आंखें खोलकर बेहोश इमरान और रेहान को गौर से देखा। फिर मुंह में कुछ पंतर पड़कर जोर से इन दोनों पर फूंक मारी। इसकी फूंक में से शरारे निकल रहे थे। हनुमान ने खुश होकर कहा, भारत माता, अब इन दोनों के जिस्मों की आसमानी ताकत बेकार हो गई। अभी आम लड़कों की तरह कमजोर लड़के हैं। आसमानी ताकत खत्म हो गई है। अभी किसी भारतीय जासूस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। डरावनी औरत यानी भारत माता ने हनुमान की तारीफ की और इसे शाबाश दी। शाबाश हनुमान, आखिर तुमने भारत माता को एक बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया। लाओ, ये अंगूठी मुझे दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगी ताकि इमरान और रेहान इस अंगूठी को दोबारा हासिल न कर सके। हनुमान ने थ्योसोंग की नीली अंगूठी इस डरावनी औरत के हवाले कर दी। डरावनी औरत यानी भारत माता ने थ्योसोंग की नीली अंगूठी अपनी उंगली में डाल ली। फिर इसकी नीली आंखें एक मकरूह ख्याल से चमकी। इसने हनुमान की तरफ देखकर कहा, क्या इस अंगूठी की मदद से मैं इन दोनों को छोटा बनाकर अपने सर के बालों में छुपा नहीं सकती? मैं इन्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगी जहाँ से कभी वापस नहीं आएंगे। हनुमान ने कहा, भारत माता, तुम इंसान नहीं हो, तुम देवी हो, और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि देवी देवता लोग इस नीली अंगूठी और अंबर की आसमानी ताकत के आगे मजबूर हैं। उन्हें तुम छोटा नहीं कर सकती। अगर मेरी बात का तुम्हें एतबार नहीं तो खुद आसमां कर देखो। डरावनी औरत ने आगे बढ़कर अपनी अंगूठी वाली उंगली इमरान की गर्दन से लगाई, मगर इमरान पर इसका कोई असर न हुआ। वो वैसे का वैसा ही था। इसका कद 1 इंच भी छोटा न हुआ। हनुमान बोला, मैंने कहता था भारत माता के देवी देवता इस अंगूठी से काम नहीं ले सकते। भारत माता बोली, ठीक है, अगर मैं इस अंगूठी से फायदा नहीं उठा सकती तो ये दोनों भी इससे कोई मदद न ले सकेंगे। हमने इन दोनों पाकिस्तानी जासूसों की ताकत छीन ली है। अभी हमारे भारतीय जासूसों को अपनी आसमानी ताकत से ना कुचल सकेंगे और ना ही इनकी नीली अंगूठी इनकी कोई मदद कर सकेगी।
اس کے ساتھ ہی ڈراؤنی عورت بھارت ماتا جے بھارت کا نعرہ لگانے لگی اور اپنے حلق سے ایک ڈراؤنی آواز نکال کر ہنومان کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، ہنومان تم واپس مندر کی دیوار پر جا کر دوبارہ پتھر کی مورتی بن جاؤ، میں بھی اپنی دنیا میں واپس جاتی ہوں، میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو کر واپس لوٹ رہی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ڈراؤنی عورت نے زمین پر رکھی موم بتی کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی منہ سے خوفناک سانس کی آوازیں نکالتی جنگل کے اندھیرے درختوں میں غائب ہو گئی۔ اس کے جانے کے بعد ہنومان کندھے پر گرز رکھ کے مندر میں آیا اور دیوار کے ساتھ لگا اور پتھر کی مورتی بن گیا۔ خونی منصوبہ۔ تاریخ جنگل پر ایک بار پھر موت کا سناٹا چھا گیا۔ عمران اور ریحان درختوں کے نیچے اسی طرح بے ہوش پڑے تھے، ایسا لگتا تھا جیسے وہ گہری نیند سو رہے ہوں۔ رات آہستہ آہستہ ڈھلنے لگی، آسمان پر ستاروں کی چمک پھیکی پڑنے لگی، پھر مشرق سے سورج کی گلابی روشنی آسمان پر پھیلی، درختوں پر پرندے چہچہانے لگے۔ مگر عجیب بات تھی کہ ہنومان کے پراسرار مندر کے آس پاس کے درختوں پر کوئی پرندہ نہیں بول رہا تھا۔ شاید یہ ہنومان کے بندے کے آصف کا اثر تھا کہ پرندے دن کے وقت بھی اس طرف آنے سے گھبراتے تھے۔ سورج آہستہ آہستہ بلند ہونے لگا، پھر اس کی دھوپ چاروں طرف پھیلنے لگی۔ سب سے پہلے عمران کو ہوش آیا، اس نے آنکھیں ملتے ہوئے ریحان کی طرف دیکھا، وہ گہری نیند میں سو رہا تھا۔ عمران نے اس کو دیکھ کر کہا، دن کافی نکل آیا ہے۔ وہ یہ سمجھا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ساری رات وہ گہری نیند سوتا رہا۔ اس نے ریحان کو جگایا، ریحان بھی آنکھیں ملتا اٹھ بیٹھا اور ادھر ادھر دیکھ کر بولا، ارے اتنا دن چڑھایا؟ عمران نے چمائی لے کر کہا، رات ہم دونوں بڑی گہری نیند سوتے رہے۔ ریحان اٹھ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا، میری ساری تھکاوٹ اتر گئی۔ ہمارے لیے یہ نیند بہت ضروری تھی عمران۔ عمران بولا، ہاں بہت ضروری تھی، میں بھی بالکل تازہ دم ہوں۔ اب ہمیں ہاتھ منہ دھو کر یہاں بھارتی جاسوسوں کے خفیہ ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑنا چاہیے۔ دونوں اٹھ کر مندر کے پیچھے سے چھوٹے تالاب کے پاس آئے اور اوپر کو چڑھنے لگے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ رات کو کیسا انقلاب آیا ہے، نہ صرف یہ کہ ان کی آسمانی طاقت ان سے جدا ہو گئی ہے، بلکہ تھیوسانگ کی اصل انگوٹھی کی جگہ عمران کی انگلی میں نقلی انگوٹھی آ گئی ہے۔ تالاب پر منہ ہاتھ دھو کر انہوں نے تھیلے سے پانی پیا اور پرانے قبرستان کی طرف روانہ ہوئے، کیونکہ عمران کو یقین تھا کہ پرانے قبرستان کے آگے جو سرحدی پہاڑیاں ہیں، ان میں کہیں بھارتی جاسوسوں نے اپنا خفیہ اڈا بنایا ہے۔ ریحان نے مذاق سے کہا، عمران بھائی، رات کو ہم نے اپنی آسمانی طاقت سے کوئی کام نہیں لیا، بس کٹے ہوئے درخت کی طرح زمین پر پڑے سوتے رہے۔ عمران بولا، یہ نیند تھی بھی بڑی ضروری اور ہمارا مشن بھی تو یہاں نہیں تھا۔ اگر دشمن یہاں ہوتا تو ہمیں آسمانی طاقت آسمانے کا موقع ملتا۔ انہیں کیا معلوم کہ دشمن رات کو ان کے سرہانے موجود تھا اور دشمن نے نہ صرف ان کی آسمانی طاقت کو ختم کیا، بلکہ عمران کی زبردست طاقت والی نیلی انگوٹھی کی جگہ نقلی نیلی انگوٹھی اس کی انگلی میں ڈال دی ہے۔ عمران نے کہا، کوئی بات نہیں، رات کو آسمانی طاقت دوبارہ ہمارے پاس آئے گی اور اب تو تھیوسانگ کی نیلی انگوٹھی بھی ہمارے پاس ہے، ہم اس سے بڑے کام کر سکتے ہیں۔ اسی طرح باتیں کرتے وہ جنگل میں چلتے چلے گئے۔ راستے میں پھر وہی دریا آیا، یہاں سے دریا وادی میں بل کھا کر جنوب کی طرف چلا گیا اور آگے جا کر دریائے جہلم میں مل گیا۔ اس جگہ دریا کا پاڑ بہت بڑا نہیں تھا اور اس کے اوپر رسیوں کا ایک پل بنا تھا۔ عمران اور ریحان نے پل پر سے گزر کر دریا کو پار کیا، دریا کے دوسرے کنارے والے جنگل میں آئے۔ اب چھوٹی چھوٹی پہاڑیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عمران نے ان پہاڑیوں کی طرف دیکھ کر ریحان کو بتایا، ان پہاڑیوں کے پیچھے انڈیا کی سرحد ہے اور اسی جگہ سے بھارتی تقریب کار جاسوس پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اکثر بھارتی جاسوسوں کو ہماری بارڈر سیکیورٹی فورس کے جوان وہی پکڑ لیتے ہیں، مگر کچھ بچ کر نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ جاسوس ہوتے ہیں جو گوپال اور رگھو جیسے خطرناک بھارتی تقریب کاروں کے خفیہ ٹھکانے پر آ کر پناہ لیتے ہیں۔ یہاں انہیں انتہائی طاقتور ٹائم بم دے کر پاکستان کے مختلف شہروں میں دھماکوں کے لیے بھیج دیا جاتا ہے۔ ایک بار ہمیں اس ٹھکانے کا سراغ مل جائے تو پھر ہم ان بھارتی تقریب کاروں کے ناپاک ارادوں پر ہمیشہ کے لیے پانی پھیر دیں گے۔ ریحان اور عمران کی بات آگے بڑھ رہی تھی۔ ہاں بھائی، اور ہمیں انہیں زندہ بھی نہیں رہنے دینا چاہیے۔ جنگل کا پہاڑی راستہ مشکل ہو گیا، راستے میں جگہ جگہ پتھر بکھرے تھے، کانٹے دار جھاڑیاں ان کا راستہ روک رہی تھیں۔ پھر بھی دونوں پاکستانی جانباز عمران اور ریحان حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ان مشکلات کا مقابلہ کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ ایک جگہ اچانک ایک سانپ درخت کی کھو سے نکل کر باہر آیا۔ ریحان نے گھبرا کر کہا، عمران، سانپ، خبردار۔ عمران جلدی سے چھلانگ لگا کر ایک چٹان پر چڑھ گیا، مگر وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیسری رنگ کا سانپ وہیں جیسے ساکت ہو گیا۔ اس نے اپنا پھن پھیلایا، دوبارہ پھن کو آگے کی طرف جھکایا اور پھر واپس درخت کی کھو کے تنے میں چلا گیا۔ ریحان تعجب سے بولا، یہ کیسا سانپ تھا عمران؟ اس نے نہ صرف ہمیں کچھ نہیں کہا بلکہ تم نے دیکھا کہ ہمارے سامنے 2 بار پھن بھی جھکایا جیسے ہمیں سلامی دے رہا ہو۔ عمران چٹان سے چھلانگ لگا کے نیچے اترا اور بولا، سانپ کو سلامی دینے کی کیا ضرورت ہے، بس اللہ نے ہمیں بچا لیا، یہاں سے نکل چلو، لگتا ہے یہاں سانپ رہتے ہیں۔ انہیں معلوم نہ ہو سکا کہ کیسری رنگ کے پہاڑی سانپ نے واقعی ان دونوں کو سلامی دی اور ادب سے اپنا سر جھکایا، کیونکہ ان دونوں کے جسموں سے ناگ دیوتا کی ہلکی ہلکی خوشبو آ رہی تھی۔ وہ سارا دن اس پہاڑی علاقے میں سے گزرتے رہے۔ دوپہر کو انہوں نے ایک بار پھر ایک پہاڑی چشمے پر بیٹھ کر بھنے ہوئے چنے کھائے، پانی پیا، تھوڑی دیر آرام کیا اور دوبارہ اپنا سفر شروع کیا۔ شام ہو رہی تھی کہ کالی چٹانوں کا ایک علاقہ آیا۔ یہ چٹانیں شام کی پھیکی تاریکی میں بہت ڈراؤنی لگ رہی تھیں۔
इमरान ने इन चट्टानों पर एक नजर डाली और रेहान से कहने लगा, रेहान ये जगह किस कदर सुनसान और डरावनी लग रही है। रेहान बोला, हाँ तुम ठीक कहते हो, मेरा ख्याल है भारतीय जासूसों का खुफिया ठिकाना जरूर यहीं कहीं होगा, हमें एहतियात से चलना चाहिए। इमरान ने एक तरफ इशारा किया जहाँ दो चट्टानों के दरमियान एक तंग रास्ता बना था। आओ इस तरफ चलकर देखते हैं। यहाँ जमीन पर काफी ऊंची ऊंची घास उगी थी। वो घास के अंदर चल रहे थे, घास उनकी कमर तक आ रही थी। सियाह नोकीली चट्टानों के दरमियान वाला रास्ता तंग था और वो आगे पीछे होकर इस तंग रास्ते से गुजरने लगे। आगे क्या देखते हैं कि एक पहाड़ी की दीवार में एक कुदरती गार का दरवाजा बना है और इस दरवाजे की दोनों जानिब लकड़ी की बड़ी बड़ी गिल्लियां लगाकर दरवाजे के ऊपर पत्थरों को सहारा दिया गया है। बाहर छोटे छोटे पत्थरों के टुकड़े बिखरे हुए थे। एक तरफ लोहे की 6-7 टूटी हुई बाल्टियां पड़ी थी। इमरान ने रेहान को एक तरफ अंधेरे में खींच लिया और कान में कहने लगा, यहाँ जरूर कोई है। शाम का अंधेरा गहरा हो गया। इमरान और रेहान को अपनी खून की गर्दिश तेज होते हुए महसूस न हुई। इसने बाजू पर हाथ लगाकर आहिस्ता से कहा, सूरज गुरूब हो गया, रात का अंधेरा होने लगा है। रेहान, मगर मेरे जिस्म में अभी तक आसमानी ताकत नहीं आई, मेरा जिस्म गर्म नहीं हुआ। रेहान बोला, अभी रात का अंधेरा सही से नहीं फैला, आसमानी ताकत तो अपने आप आ जाएगी, ख्वाह हमें जिस्म गर्म होता महसूस हो या ना हो। ये बताओ कि इस गार के अंदर क्या है। इमरान अंधेरे में गौर से गार के दरवाजे को देख रहा था जहाँ सन्नाटा छाया था। इमरान ने कहा, मेरा ख्याल है यहाँ कोई कान हुआ करती होगी जो कि अब वीरान होगी। शायद यहाँ से ज़मुरद वगैरह निकाले जाते हों या किसी कान से ज़मुरद का ज़ख़ीरा खत्म हो जाता है ना, तो इसे वैसे ही छोड़ दिया जाता है और लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। मुझे ये भी ऐसी ही कोई वीरान कान लगती है। रेहान कहने लगा, चलो इसके अंदर चल के देखते हैं, मुमकिन है भारतीय जासूसों ने यहाँ असलहा गोला बारूद का ज़ख़ीरा बना रखा हो। अगर ऐसा हुआ तो हम इसे धमाके से उड़ा देंगे। इमरान ने थोड़ी देर सोचा, फिर रेहान के कंधे पर आहिस्ता से हाथ रखकर बोला, आओ अंदर चलते हैं, मगर आवाज़ बिल्कुल नहीं निकालना, दबे पाँव मेरे पीछे पीछे आना। इमरान आगे आगे और रेहान इसके पीछे पीछे चलने लगा। ये गार वाकई ही एक पुरानी कान थी जहाँ काम मुद्दत से बंद हो चुका था। किसी जमाने में इस पहाड़ी के अंदर से ज़मुरद निकाला जाता था। अब ज़मुरद खत्म हो गया। इसकी वजह से कान में काम करने वाले मजदूर और इसका मालिक वहाँ से मुद्दत हुई जा चुके थे। गार के अंदर एक लंबी सुरंग थी जिसकी छत से आहिस्ता आहिस्ता पानी के कतरे टपक रहे थे। इस सुरंग में दाएं बाएं दीवारों में बड़े बड़े शिगाफ खोदे गए थे जहाँ कंकरियों और रोड़ियों की ढेरियां पड़ी थी। गार के बाहर शाम गुरूब हो रही थी और शुरू रात की फीकी स्याही आहिस्ता आहिस्ता अपना दामन फैला रही थी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है इमरान, वापस चलो। इमरान एक शिगाफ के अंदर झांक कर देख रहा था कि अचानक उन्हें गार के बाहर इंसानी कदमों की चाप सुनाई दी। इमरान और रेहान ने चौंक कर देखा और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। साथ ही दो इंसानों के बातें करने की आवाज आई। इमरान ने आहिस्ता से कहा, ये लोग कार की तरफ आ रहे हैं, हम बाहर गए तो वो हमें देख लेंगे। रेहान ने धीमी आवाज से कहा, यहीं कहीं छुप जाते हैं, और दोनों जल्दी से कार के अंदर एक शिगाफ में छुप गए। आदमियों की बातें करने की आवाज अब कार के अंदर आ गई। वो इन दोनों की बातें अब साफ सुन सकते थे। इमरान और रेहान ने सांस रोक लिया और धड़कते दिलों से अजनबियों की बातें सुनने की कोशिश करने लगे। इनमें से एक का नाम कृष्ण था, दूसरे का नाम काली था, इसलिए वो एक दूसरे को इसी नाम से पुकार रहे थे। काली ने कृष्ण से कहा, गोपाल और रघु का नाम हमें बताया गया था ना? हाँ, कृष्ण ने जवाब दिया, यही नाम था और कहा गया था कि वो हमें किसी पुरानी कान की गार में मिलेंगे, लेकिन काली, अभी तक इन दोनों में से कोई भी नहीं आया। काली कहने लगा, चीफ ने हमें इसी पुरानी कान में इंतजार करने को कहा था। आज बड़ी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस किया है, पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्सेस के जवान हर तरफ फैले हैं। कृष्ण ने कहा, हमारी तीसरी जासूस साथी राखी तो रावलपिंडी पहुंच चुकी है, हमें बड़ी जल्दी ही उनके पास पहुंचना है ताकि रावल डैम को बम के धमाके से उड़ाया जाए। इमरान और रेहान के कान खड़े हो गए। ये कमीने भारतीय तकरीबकार रावलपिंडी के रावल डैम को बम से उड़ाने का नापाक मंसूबा तैयार करके आए हैं। इमरान ने रेहान का हाथ दबाकर इसे खामोश रहने का इशारा किया। काली जासूस बोला, कृष्ण, तुम्हें कोड वर्ड याद है ना? कृष्ण ने कहा, हाँ, क्यों नहीं। गोपाल और रघु ने हमें 3 बार जय काली माता कहना है, जिसके जवाब में हम इन्हें कहेंगे हरे कृष्णा हरे रामा, और ये जुमला हम 3 बार दोहराएंगे। यही हम दोनों की शनाख्त है। कम वक्त हमने इन भारतीय मास्टर जासूसों की शक्लें भी नहीं देखी, इनके हुलिये भी नहीं जानते। काली कहने लगा, इतनी देर हो गई तुम्हें जासूसी करते, अभी तक ये मालूम नहीं कि मास्टर जासूसों के हुलिये कभी नहीं बताए जाते, इनके नाम और सिर्फ इनके कोड वर्ड बताए जाते हैं। कृष्ण ने कहा, रात हो गई है, तुम यहाँ बैठो, मैं गोपाल और रघु को गार की दूसरी तरफ जाकर देखता हूँ। काली बोला, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। दोनों उठकर गार से बाहर निकले। जब दोनों के कदमों और बातों की आवाजें दूर चली गईं तो इमरान ने कहा, रेहान मेरे साथ आओ, मेरे दिमाग में एक मंसूबा आया है। अगरचे ये बड़ा ही खतरनाक प्लान है, मगर हम इस पर अमल करके अपने रावल डैम को बचा सकते हैं। मैं इन जासूसों को और इनकी साथी हिंदू औरत राखी को गिरफ्तार करवा सकता हूँ।
रेहान ने जल्दी से पूछा, ये खतरनाक मंसूबा क्या है? इमरान ने कहा, तुम्हें बाहर चल के बताता हूँ, जल्दी से बाहर निकलो, हमें उनके आने से पहले यहाँ से बाहर निकलना है। इमरान और रेहान जल्दी से तारीख गार से बाहर निकले और भागकर सामने वाली चट्टान के पीछे छुपकर बैठ गए। यहाँ इमरान ने धीमी आवाज में रेहान को सारा खतरनाक मंसूबा समझाया। रेहान कुछ घबरा कर बोला, अगर हम पकड़े गए, मेरा मतलब है अगर हमारा राज खुल गया तो हमारा जिंदा बचना मुहाल है। इन दोनों काली और कृष्ण से, क्योंकि ये तो दोनों हिंदू जासूस हैं, इनके पास ऑटोमेटिक पिस्तौल होंगे। इमरान ने रेहान को समझाकर कहा, अब रात हो गई है, हमारे अंदर आसमानी ताकत आ गई है, ये लोग हमें हलाक नहीं कर सकते, हम पर तो गोली असर ही नहीं करेगी। हाँ, रेहान बोला, ये तो मैं भूल गया था। इमरान ने कहा, और मेरे पास थ्योसॉन्ग की नीली अंगूठी है, मैं जब चाहूँ इनकी गर्दन से लगाकर इन्हें छोटा बनाकर जेब में डाल दूंगा। वो बातें कर रहे थे कि इन्हें भारतीय जासूस काली और कृष्ण की आवाज सुनाई दी। वो गार की तरफ आ रहे थे। इमरान ने रेहान के मुंह पर जल्दी से हाथ रखकर आहिस्ता से खबरदार किया, वो आ रहे हैं, चुप। दोनों भारतीय जासूस काली और कृष्ण बातें करते गार में वापस आए। वो अपने साथी जासूस गोपाल और रघु के बारे में बातें कर रहे थे। जब दोनों जासूस गार में जा चुके और बाहर खामोशी हो गई तो इमरान ने रेहान के कान में कहा, अपने थैले और पानी की छागल यहाँ छुपा दो। रेहान ने जल्दी से दोनों थैले और पानी की छागल चट्टान के पीछे एक बड़े पत्थर के नीचे रख दी और ऊपर पत्थर और घास डाल दी। इमरान ने दूसरी मर्तबा अपना मुंह रेहान के कान के करीब लाकर कहा, याद रखना, मैं रघु हूँ, तुम गोपाल। रेहान ने खामोशी से सरगोशी की, इमरान हमारे पास कोई पिस्तौल तो जरूर होना चाहिए था। इमरान ने धीमी आवाज से कहा, हमारे पास अंबर की दी आसमानी ताकत और नीली अंगूठी है। रेहान ने अंधेरे में सर हिलाया, मैं भूल गया था, चलो गार की तरफ। चट्टान के पीछे से निकलकर इमरान गार की तरफ बढ़ा। इमरान के साथ रेहान भी था। इमरान ने गार के मुंह पर जाकर मुहतात आवाज में पुकारा, क्या काली और कृष्ण आ गए हैं? गार में से कोई जवाब न आया। अंदर काली और कृष्ण भारतीय जासूस मौजूद थे। काली ने कहा, गोपाल और रघु आ गए हैं। कृष्ण ने कहा, खामोश रहो, आवाज ना निकालना, मुझे इनसे कोड लफ्ज पूछने दो। बाहर से इमरान ने एक बार फिर आवाज बुलंद की, क्या काली और कृष्ण गार में मौजूद हैं? जवाब दो, मैं रघु हूँ। पाकिस्तान में तुम्हारा इंडियन मास्टर जासूस मेरे साथ गोपाल भी है। गार के अंदर से काली ने पुकारा, अपना कोड वर्ड बताओ। इमरान ने फौरन कहा, जय काली माता, जय काली माता, जय काली माता। इसने इस कोड वर्ड को 3 बार दोहराया, जिसके जवाब में अंदर से कृष्ण ने कहा, हरे रामा हरे कृष्णा। इमरान ने आवाज दी, ओके, और वो रेहान को लेकर बेधड़क कार में दाखिल हुआ। अंदर जाते ही इमरान ने भारतीय जासूस रघु की अदाकारी शुरू कर दी। इसने दोनों जासूसों काली और कृष्ण को डांट कर कहा, तुम दोनों ने इतनी देर क्यों लगा दी? मैं और गोपाल तीसरी बार तुम्हें देखने यहाँ आए हैं। अगर इसी तरह से गैर जिम्मेदारी करते रहोगे तो इसी वक्त इंडिया वापस चले जाओ। मैं अभी चीफ को वायरलेस पर सिग्नल दे देता हूँ। इमरान ने सख्त गुस्से में ये बात कही थी। काली और कृष्ण चुप हो गए। काली ने कहा, सर हमें बॉर्डर पर देर हो गई, पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स का इंतजाम इंतहाई सख्त है, बड़ी मुश्किल से बॉर्डर क्रॉस किया। इमरान ने कहा, ओके ओके, आइंदा एहतियात से काम लेना। ये मेरे साथ गोपाल है, मेरा नाम रघु है। भारतीय जासूस काली ने अपने साथी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये कृष्ण है। इमरान ने बेनियाजी से कहा, ठीक है, बार बार अपने नाम मत दोहराओ, नक्शा लाओ। गार के अंदर शिगाफ में दोनों भारतीय जासूसों काली और कृष्ण ने मोमबत्ती जला रखी थी। इन दोनों ने मुसलमान पहाड़ी देहातियों के लिबास पहने थे। काली ने अपनी लंबी कमीज के अंदर हाथ डालकर नीले रंग का तय किया हुआ मोमी कागज निकालकर इमरान के हवाले किया। इमरान ने मोमबत्ती की रोशनी में इस नक्शे को देखा। ये कमाल महारत से तैयार किया गया था। नीले कागज पर सफेद लकीरों के साथ रावलपिंडी शहर और शहर के बाहर रावल डैम को इसमें नुमाया तौर पर दिखाया गया था। इमरान अब ये मालूम करना चाहता था कि लोगों की तीसरी साथी राखी रावलपिंडी में किस जगह पर मुसलमान औरत के भेस में है, क्योंकि असलहा और टाइम बम इसके पास थे। इमरान ने बातों ही बातों में गोपाल से कहा, तुम्हें यहाँ से सीधा रावलपिंडी अपनी साथी राखी के पास जाना है। क्या चीफ ने तुम्हें इसका ठिकाना बताया है? कृष्ण कहने लगा। इसके बाद इमरान और रेहान किस तरह राखी तक पहुंचे, ये जानने के लिए सुनिए किस्त नंबर 4।